सो वेलकम बैक, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ द बिजनेस लॉ की हम बहुत सारा बात कर रहे थे। तो आगे फिर से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात जारी रहेंगे। पहले ये दिखे थे कि ऑफर कैसे होना चाहिए और कौन सी मोड पे ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आज उसमें ऑफर और द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ द ऑफर्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बहुत चीजें हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंड व्हिच आर द वेरियस मोड्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड व्हिच आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एक्सेप्टेंस। हम आज उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। So welcome back. This is Dhiren Kumar Mohta, assistant professor in commerce, with you to guide you, to stimulate you, to encourage you to build up your career. Your career is your responsibility. As usual, let's get started. So class के ऊपर और बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट रीड आज की टॉपिक ये ऑफर तक ये बात हो चुका था ऑलरेडी। जो नहीं दिखे तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच द क्लास, ठीक है ना। उसमें वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या वो पॉइंट्स रहेंगे, सब कुछ उसके ऊपर भी बात हो। तो चलिए जब एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो एक्सेप्टेंस क्या चीज होता है, ठीक है ना। अभी तक हम ये सीखे कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जाकर के वो एग्रीमेंट बनता है। सो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड दैट देन ओनली इट कैन बी सेड एज द एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो अब समझेंगे कि एग्जैक्टली वो एक्सेप्टेंस चीज है ही क्या, नहीं वो है ही क्या, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस जो है हम इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ना, अपने अंदर में हम राजीनामा दे रहे हैं कि हम एग्री हैं उस पर। तो वो कौन से मोमेंट पर कौन से तौर तरीका लगाने पे बताया जाएगा कि इफ यू हैव एग्रीड एंड यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। वो कौन कौन से मसला मजरा है आप उसको देखेंगे। बहुत थोड़ा सा बात है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है ही, टेक्निकल थी थोड़ा सा, ठीक है ना। छोटा क्लास रहेगा, बने रहिए, बिल्कुल समझोगे वो भी बहुत तगड़ा, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। ये एक एक्सप्रेशन होता है आपकी, हो सकता है एक मतलब एक वर्ड्स हो सकता है, एक एक्शन हो सकता है, एक कॉन्डक्ट हो सकता है, एक लेटर हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस का मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन होता है, क्या चीज का एक्सप्रेशन है ना, आपकी विलिंगनेस दिखा रहे हो, आपकी विलिंगनेस की कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। वर्ड हो, एक्सप्रेस हो, लेटर हो, या फिर मेल भेज रहे हो, या फिर व्हाट्सअप कर रहे हो, कोई भी आपकी विलिंगनेस की एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें कि आप बंधे रहोगे टॉर्मेंट कंडीशन में, अंडरस्टैंड। टॉर्मेंट कंडीशन में आप बंधे रहोगे। तो एक्सप्रेशन होता है एक जो राजीनामा की या फिर आपकी जो एक्सेप्टेंस बताने की जो तौर तरीका होता है, जिसमें कि आप यू विल बी बाउंड लेटर ऑन फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है ना, यही बात है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। सो जब ऑफर को एक्सेप्ट हो जाएंगे, सबसे पहले ये ऑफर तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक ये एक्सेप्ट नाम की शब्द नहीं आता है। तो एक्सेप्ट हो जाएगा, देन लीगल कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकता है, ठीक है ना। तब लीगल अब दोनों में रिलेशन पे बांधे जाओगे, कौन ना, बोथ ऑफर एंड द ऑफरी, ठीक है ना। तब डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों की जमाने की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 2B सारे के सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखे होते हैं, और आपको बताने में बेहद खुशी है हमको कि सेक्शन 2 में लिखा जा रहा है ऑफर क्या चीज है, और सेक्शन 2B में यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेप्टेंस क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो वही बात है, अब एक्सेप्टेंस क्या चीज है उसमें बात हो रहा है, चलिए बहुत सही। जो एक्सेप्टेंस जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया हो उसकी सम्मति वो दिखाता है, समझ में आई बात, उस प्रयोजन के ऊपर, उस चीज के ऊपर, उसको कहा जाता है भाई कि एक्सेप्टेड हुआ। बहुत सर बहुत खराब हिंदी आप बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, दैट मीन्स कि एक पर्सन टू whom the proposal was made, if he has given his assent, his confirmation, his affirmation on the terms and condition laid down by the proposal, this is what called the acceptance, ठीक है ना। ये acceptance हो गया। अब proposal क्या हो जाएगा, promise में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब ऑफर, जब एक्सेप्टेंस हो जाता है उसको प्रोमिज कहा जाता है, और प्रोमिजर प्रोमिज ही कहा जाता है, प्रोमिज बदल जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि ए ऑफर कर रहा है उसकी किताब बेच देगा 20 रुपया में, किसको, बी को, ठीक है ना। ए उसकी किताब बेच देगा बी को, अगला बी कहता है 20 रुपया में उस किताब को खरीद लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए ऑफर बाई बी, बी अगला यहाँ पे एक्सेप्टेंस करता है, तो ये एक्सेप्टर बन जाएगा और ये ऑफरर बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में मारामारी होते रहे। चलिए नेक्स्ट रीड फिर आगे देखते हैं, कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट सवाल है कि हु कैन एक्सेप्ट, हु ये पर्सन जो है ये कौन हो सकता है, कोई भी नहीं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ऐसे वैसे गहरा वरा कोई भी एक्सेप्ट करने से नहीं होगा। तो ऑफर सिर्फ उस बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको, टू whom इट इज मेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, टू whom इट इज मेड, टू whom इट इज इंटेंडेड टू। अगर बनाया कि जिसको दिया गया है ऑफर वही एक्सेप्ट करेगा, नहीं भी तो उस लेटर की जो जीस्ट रहेगा उसमें से जो हम समझ सकेंगे कि ये किसको दिया जा रहा है
गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को या फिर राम को या फिर यूएसए को, किसको ये ऑफर किया जा रहा है वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले आप बताते हैं जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर था, तो अब स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस और जनरल एक्सेप्टेंस हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को जब ऑफर दिया जाता है उसको स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। एंड स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कौन कर सकते हैं, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं। कोई और अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। समझ में आई बात? सबसे पहले याद रखो, स्पेसिफिक ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन, ये बात हो गया। तो ये जो रूल है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो यहाँ पे देख लो आप एक बार, इसको क्लियर करते हैं। द रूल ऑफ लॉ इज दैट ए वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे बीच में कौन आता है, सी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हिमसेल्फ बाय द बी विदाउट एज कंसेंट, ठीक है ना। तो सी यहाँ पे ए को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जबकि ए बी को ऑफर दे रहा है। अगर बी इसको ऑथोराइज करता है, इसको ऑर्डर देता है, ऑथोराइज करता है, देन सी एक्सेप्ट करने पे सही होगा। यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में एक तो बात हुआ था क्या ना, बोल्टन एंड जोन्स, ठीक है ना। वो तो वॉल्टन वर्सेस जोन्स में क्या बात हुआ था ना, ए गुड से करेगा बी को, ठीक है ना, बट ए बिजनेस सेल करता है, ठीक है ना। तो इसको नया एग्जांपल हम फिर से लिख देते हैं, इसमें क्लियर धुंधला हो जाएगा। ये वाला कंडीशन हुआ, थोड़ा देख लो। एक बार क्या होता है ना, ए बी को बिजनेस सेल कर देता है, ठीक है ना, पूरा बिजनेस ही सेल कर देता है, लेकिन सी जो है वो पुराना कस्टमर है, वो ए का कस्टमर है, अब उसको पता ही नहीं है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे बात ये हुआ कि सी इज द ओल्ड कस्टमर एंड ही वाज इग्नोरेंट ऑफ दैट फैक्ट कि ए द बिजनेस वाज ऑलरेडी सेल्ड टू द बी। ए बी को बिजनेस ऑलरेडी बेच चुका था, ये सी को नहीं पता था। सी एक पुराना कस्टमर होता है जो कि किसको ऑर्डर प्लेस करता है, ए को ऑर्डर प्लेस करता है, और यहाँ पे बी इसको सप्लाई करता है गुड्स। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सी बी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। ये यहीं पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जिसके साथ जो ओरिजिनली बातचीत हुआ हो, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। तो ये यहाँ पे किस पे ऑर्डर दिया था, गुड्स ए को ऑर्डर दिया था। दैट मीन्स कि सी ऑफर किया था ए को, और यहाँ पे बी एक्सेप्ट करता है, तो ये नहीं माना जाएंगे, ठीक है ना। यही बात है, ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर की बात है। अब देखिए जनरली क्या होता है, ऑफर समटाइम मेड वर्ल्ड एट लार्ज, किसी धरती में जो भी जो माई का लाल हो हमारा काम कर देगा। समझ में? इस तरह की जहां पे वाक्य प्रयोग हुए, दैट इज व्हाट कॉल्ड द जनरल ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट मींस कि आई एम नॉट गिविंग ऑफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन बट द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, पब्लिक का कोई भी पर्सन जिसको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इस ऑफर का, हाँ नॉलेज होना चाहिए, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी पर्सन उसके नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर सकता है, यही बात है, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़े एग्जांपल क्या होता है, मिसिंग पर्सन और ए लॉस्ट आर्टिकल। समझ में आई बात? तो किसी का मिसिंग पर्सन हो, मिसिंग डॉग हुआ, या फिर मेरा लॉस्ट आर्टिकल जो ढूंढ के ला देगा, तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। अब बात ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो फाउंड आउट किया, जो ढूंढ के ला सका, वही एक्सेप्ट किया, हम ऐसे मानेंगे और उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। समझ आई बात? थोड़ा ध्यान से सुनो। एक्सेप्ट कौन किया, कैसे मानेंगे? व्हेन जनरल ऑफर इज मेड, हम ये कह रहे हैं कि मेरा जो लॉस्ट डॉग है, उसको जो भी ढूंढ के लाएगा उसको हम 50 रुपया देंगे। तो ये मतलब कि कोई भी मिस्टर एक्स वहां से रास्ता में जा रहा था, वो कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसा तो सबको ही एक्सेप्ट करेगा, तो फिर सबके साथ तो हम लीगली बाउंड हो जाएंगे। द पर्सन हु फाउंड आउट द डॉग इन रियलिटी एंड गिव इट बैक, जो हमारे फिर से लाके वापस दिया हमको, हम मानेंगे सिर्फ वही हकदार है रिवॉर्ड की। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। आगे चलो। नाउ हाउ इज एन एक्सेप्टेंस मेड, एक्सेप्टेंस होता कैसे है? तो नेक्स्ट, हाउ इज एन एक्सेप्टेंस मेड, एक्सेप्टेंस ये कैसे होता है, पूरा उसका तौर तरीका देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमको पता चला आपको कि ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है और इंप्लाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑफर जैसे कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड। थोड़ा सा याद करवा देते हैं। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, अंडरस्टैंड? जब हम ऑफर करते हैं बाय राइटिंग और स्पीकिंग समथिंग बाय सम एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर। इंप्लाइड मींस बाय आवर कंडक्ट एंड एक्टिविटी व्हेन वी ऑफर्ड समथिंग ऑटोमेटिकली, दिस इज व्हाट कॉल्ड द इम्प्लाइड ऑफर। जैसे कि बस होता है, ठीक है ना। सो डीटीसी बस सर्विस हम बताए थे, यहाँ पे मान लो कि कटक बस सर्विस, अंडरस्टैंड, भुवनेश्वर बस सर्विस, तो उसमें से बस निकलते जा रहे हैं और आप वहां पे बैठते हो। दैट मीन्स कि द बस कंडक्टर एंड द बस सर्विस ऑटोमेटिकली ऑफर्स द पब्लिक, समझ में आई बात, फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट रीड द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नाउ सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी हो सकते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। समझ में आई बात? तब हो सकता है वर्ड स्पोकन में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिटर्न में
कर सकते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड द एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। समझ में आई बात? तो बाय वर्ड स्पोकन और रिटिन आप जब एक्सेप्ट करोगे इसको कहा जाएगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ए ऑफर कर रहा है, सेल करेगा उसकी बी बू को 20 रुपया में, और बी इसको क्या होता है कि एक्सेप्ट करते हैं या तो ओरली या तो लीक करके ए को लेटर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? या तो ओरली या तो लीक करके ए को लेटर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको कहेंगे हम कि एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? तो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकता है, बाय बिहेवियर भी हो सकता है, उसको कहा जाएगा इंप्लाइड। दैट मीन्स कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बोल करके एक्सेप्ट नहीं किए हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो दर्शाता है कि आप कुछ चीज एक्सेप्ट कर रहे हो। सामने वाला बंदा जो ऑफर किया था उसको कहते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? सिमिलर थिंग इज दैट इज express offer, implied offer and the accept express acceptance and the implied acceptance are the same thing। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ये बहुत पुराना एग्जांपल था कि ए ऑफर से रिवॉर्ड ऑफ 100 टू एनीवन जो कि उसका लॉस्ट डॉग फाउंड आउट करेगा। ठीक है ना? उसका जो खोया हुआ कुत्ता जो भी वापस लाएगा, बी उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही बात है। बी वाज अवेयर ऑफ दिस ऑफर, जिसको कि पता था बी एक ये ऑफर है, एंड डॉग को फाइंड आउट करता है। नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, नाउ उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो वो कैसे एक्सेप्ट किया यहाँ पे? बाय डूइंग इज रिक्वायर्ड एक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है ना? एक किसी को भी कहता है, ये दिस इज फॉर द जनरल पब्लिक, किसी को भी कहता है कि जो भी मेरा खोया हुआ डॉग अगर वापस ला देगा तो उसको हम रिवार्ड देंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है, कोई उसको बात करके एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसको लॉस्ट डॉग फाउंड आउट करके कोई दिया, ये पर्सन दिया। अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज रिवॉर्ड accepted by his conduct। now here he accepted by his conduct not by words, इसको implied कहते हैं। ठीक है ना? और जैसे कि डीटीएस का बस सर्विस चल रहा है, ठीक है ना? तो अब बस जा रहा था राजघाट को, दिल्ली के आसपास जो भी है, डीटीसी मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो दिल्ली में यहाँ पे राजघाट को जा रहा था बस, और वहां पे आप बैठ गए। समझ में? जैसे ही आप बैठ गए आप कहोगे कि हम तो बात नहीं हुआ था पैसा देने को, अब थप्पड़ खाओगे आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ में? बात दिस इज द थिंग, दैट मीन्स यू विल लीगली बाउंड। तो कुछ लीगल रूल्स फॉर द वैलिड एक्सेप्टेंस देखते हैं। दैट मीन्स कि एक्सेप्टेंस के भी तो कुछ लीगल रूल्स होने चाहिए। जैसे कि वैलिड ऑफर के बहुत सारे रूल्स थे, हम पढ़ लिए। तो अभी लीगल एक्सेप्टेंस जो क्या क्या वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकते हैं, रूल्स वो देखेंगे। ठीक है ना? तो लुक एट हियर। तो एक्सेप्टेंस अपॉन ऑफर भी इफेक्टिव मोस्ट फुलफिल द टर्म एंड कंडीशंस। जब एक्सेप्टेंस को इफेक्टिव तब मानेंगे जब फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होंगे। कितने सारे कंडीशंस दिए हैं एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस कुछ हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो 6 की 6 पॉइंट एकदम सही से बिल्कुल बढ़िया डिस्कस हो जाना चाहिए। दिस इज द थिंग। चलिए लुक एट हियर। तो नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दैट मीन्स कि जैसे कि ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट होता था, मतलब ऑफर का कोई दूसरा मीनिंग नहीं होना चाहिए, ये डबल ट्रिपल मीनिंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो ऑफर दे रहे हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ऑफर दे रहे हो वो वैग नहीं होना चाहिए, उसकी जो मीनिंग है वो सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी वेग एंड शुड नॉट बी फॉल्स, शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल ऑफर भी आप नहीं कर सकते। हम चांद तारे तोड़ के देंगे आपकी कदमों में। अब ये शाहरुख खान की सिनेमा में होता है, ठीक है ना? बस, और या पढ़ाई ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं होता है, व्यापार में ये चीज नहीं होता है। चांद तारों से फालतू बात कर रहे हैं। तो देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो एक्सेप्टेंस जो है दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट, दैट मींस कि इन ओरिजिनल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एंड सर्टन, एंड हम एग्री कर रहे हैं, और अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो सेक्शन 7(1) ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करे कि अगर प्रपोजल को कन्वर्ट करना है प्रोमिज में, ठीक है ना, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो ये ऑलरेडी सेक्शन 7(1) में है ही। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल, तो जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगा। वो कैसे होगा अभी देखिए। नाउ एक क्वालिफाइड एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट टू काउंटर ऑफर। यहाँ पे देखो, काउंटर ऑफर को उसको कहा जाएगा, और काउंटर ऑफर होने से वो ओरिजिनल ऑफर को रिवोक कर देता है। ठीक है ना? तो यहां से ऑफर आ रहा है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसको समझेंगे। यहां से ऑफर आ रहा है, अगर आप कुछ कंडीशन रखते हो तुरंत से क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑफर था इसको ये काउंटर कर रहा है, तो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कभी भी नहीं होंगे, वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे जब क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल हो जाएंगे वो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, जैसे एंड वो रिजेक्ट हो जाएंगे, अगला रिजेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल ऑफर, तो जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो ऑफर किया जा रहा है
ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस जो कर रहा है वो कोई वेरिएशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन उसका चेंज नहीं कर सकता है, रेट वगैरह और जो भी बातचीत हुआ है वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा वेरिएशन कुछ भी होता है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, देयरफॉर वहां पे एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आई बात। तो इस पर एक बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, ए ऑफर कर रहा है उसकी स्कूटर जो है बी को बेच देगा 8,000 रुपए में, लेकिन बी जो अगला है वो राजी होता है 7,500 में। अब बात ये हुआ कि ये कह रहा कि हम 8,000 में आपको बेचेंगे, उस हिसाब से लेटर लिखा होता, ये अगला कह रहा कि 7,500 में हम एक्सेप्ट करेंगे, इंप्लाइज दैट कि बी अगला ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है और बी एक तो फ्रेश ऑफर देता है, बी एक तो फ्रेश ऑफर देता है कि 7,500 में हम खरीदेंगे। दैट मीन्स कि हियर द सिनेरियो इज रिवर्स। नाउ बी ऑफरर बन गया और ए एक्सेप्टर बन जाएगा। समझ में आई बात। ये ऑफर दे रहा है, जबकि ए को लगेगा कि हाँ ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, दैट मीन्स कि हियर बी gave an offer and A accepted that, not कि A offerer and B acceptor। अब समझ में आ रहा है बात। So the original offer that was given for 8,000 rupees for selling the scooter, that was now cancelled, and in place of that a fresh offer has made by B to A for rupees 7,500। समझ में आई बात ना। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसको बी को ऑफरर कहा जाएगा, ए को एक्सेप्टर कहा जाएगा, ठीक है। और ये जब काउंटर हुआ है, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम, ए ऑफर दिया था ओरिजिनल 8,000 में, समझ में आई बात ना। बी उसको कह रहा है कि 7,500 में एक्सेप्ट करो ना। ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है ना, वो अपना स्कूटर बेचने के लिए बाउंड नहीं है, ए लिखा होता। तो लिखा हुआ भी यही कि ऑफर जो दिए जा रहे हैं दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन टोटो। एक्सेप्टेड इन टोटो मींस माने वर्ड टू वर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जब एक्सेप्ट होगा तब हम जा करके मानेंगे कि दिस ऑफर वाज एक्सेप्टेड एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ए पार्ट ऑफ द ऑफर अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है, पार्ट ऑफ द ऑफर। जैसे कि 3 बातें किए थे, हम कह रहे सिर्फ एक मानेंगे, 2 नहीं, फिर भी ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे, ए ऑफर कर रहा है कि 100 क्विंटल जो गेहूं है बी को बेचेगा, लेकिन यहाँ पे बी एक्सेप्ट करता है सिर्फ 70 क्विंटल ही गेहूं हम खरीदेंगे, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें से एक्सेप्ट कर रहे हो। समझ में आई बात। नाउ ये होगा कि आप जो 70 क्विंटल आप जो ऑफर कर रहे हो कि हम खरीदेंगे, वो आप ऑफर दे रहे हो, अगला बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो एक्सेप्ट करता भी है तो आप ऑफरर बनते हो, वो एक्सेप्टेंस बनता है। ये टेक्निकल बात अब दिमाग पे घुस। तो यहाँ पे सीधी बात ये है कि ऑफर में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो दैट मस्ट नॉट बी रिजर्वेशन, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि अभी मान करके चलो, बाद में देखते हैं, नहीं होगा। वेरिएशन का मतलब क्या होगा कि तुम देखो इस रास्ते में आकर के हमको गोडाउन में दे दोगे, हम कहते हैं नहीं हम माल छक्की में छोड़ देंगे, ये वेरिएशन हो गया। कंडीशंस मतलब 30 दिन का पेमेंट चाहिए हमको, आप कह रहे हो कि नहीं 40 दिन का। सो एनी चेंजेस, मॉडिफिकेशन, रिजर्वेशन, वेरिएशन, कंडीशंस टू द एक्सेप्टेंस दैट इज not a valid acceptance at all, you have to accept in toto। toto means word to word exactly आपको accept करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो वही बात है। अब छोटा सा आपका जो वेरिएशन था वो इंपॉर्टेंट था कि नहीं, रेलेवेंट था कि नहीं, वो कितना फर्क पकाता है ये नहीं देखा जाएगा। बात सीधा सा है, वेरिएशन मींस जहां पे वेरिएशन आ गया, चेंजेस आ गया टर्म एंड कंडीशन में, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है ना, यही बात है। तो बीच बीच में क्या होता है कि समटाइम्स ए पर्सन में एक्सेप्ट द ऑफर, वो क्या होता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, हम वो कहेगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दैट मींस कि समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, समथिंग टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, बाद में जाकर के कुछ परफॉर्म होंगे, ये बात हो रहा है। समझ में ये बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सच केस नो कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस बिकॉज अब पहले से पढ़े हो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग समथिंग और टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और एग्रीड इन फ्यूचर, दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। Something can be done in the future, but something that we agree based upon the situation in the future, that is not a contract। तो यहाँ पे एग्जांपल लगाते हैं कि ए का जो बीड था वो प्रोविजनली एक्सेप्ट होता है ऑन ऑक्शन सेल, द एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ ना, ए कोई ऑक्शन में जाता है और ऑक्शन में ये डिक्लेयर होता है कि आपकी जो बीड लगाया हो, ठीक है ना, उसमें बीड बोली लगाया जाता है। तो आप जो बोली लगाए हो 50,001, 50,002, 50,003, तो आप जो बोली लगाए हो 50,000 रुपया, बिफोर कन्फर्मेशन ए इसको विड्रॉ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगला जो ऑक्शनियर है वो कह रहा है कि आप जो बीड दिए हो वो देखा जाएगा, कन्फर्म होने से हम बात करेंगे। तो ए उसका बीड विड्रॉ कर सकता है यहाँ, क्योंकि
यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन था सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, दैट मीन्स कि कन्फर्मेशन होने से हम बात करेंगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे ए उसका बीड विड्रॉ कर सकता है और उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज क्या होता है आपको पता है, अगर आप ऑक्शन में जाओगे वहां पे मजाक मजाक में ये नहीं बोलोगे कि हम खरीदेंगे इतना लाख रुपए में, देन यू विल लीगली बाउंड टू परचेज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो एक एक जन जो बीड लगाते हैं जो ऑक्शन में, अब जितना बीड में फाइनल हो गया उतना पैसा आप देना बिल्कुल बाउंड हो, चाहे आप बैंकरप्ट हो जाओगे, आप फिर भी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कहोगे कि हम मजाक में बोल दिए थे, तुम्हारा मजाक तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। आगे देखो, तो नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो ऑफरर है, ऑफरर क्या हो सकता है कि एक मोड प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऑफर कह सकता है, जो ऑफरर है जो चीज को बेचना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है, दैट ऑफरर में प्रेस्क्राइब सर्टेन मोड ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। और वो जिस मोड से जिस तरीका से एक्सेप्टेंस करने के लिए बोल रहा है उस तरीका से तौर तरीका से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर उस मैनर से एक्सेप्ट नहीं होता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट किया जा सकता है और आगे कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन ये नहीं कह सकता कोई एक पर्सन, तो मैनर में हो सकता है, दैट मीन्स कि इन द मैनर और द मोड, मैनर और मोड दिया जा सकता है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे। एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम, अदरवाइज इट इज अज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ये नहीं होगा। समझ आए बात? तो किसी को आप बाउंड नहीं कर सकते हो, किसी को आप इम्पोज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट के लिए, और किसी को ये भी इम्पोज नहीं कर सकते हो रिजेक्ट के लिए। समझ में आई बात? यही बात है कि दिस इज द थिंग लिखा हुआ कि ए रीजनेबल टाइम हम दे रहे हैं उसमें एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट हो गया मान लेते हैं, या तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि आप रीजनेबल टाइम के बाद, नहीं तो आपकी ये चीजें नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द मैनर। अच्छा एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए एक ऑफर दे रहा है किसको, ना बी को। क्या कह रहा है ना, आपकी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम में आना चाहिए ना, बी उसका एक्सेप्टेंस लेटर में भेजता है। ए बी को ऑफर दे रहा है, बी अब लिखा हो उसमें कि आपका टेलीग्राम में आना चाहिए, क्योंकि उस डेट में, ठीक है ना। टेलीग्राम मतलब आज की जो व्हाट्सअप टेलीग्राम वो वाला नहीं कह रहा, टेलीग्राम मतलब पहले जो ऑनलाइन आता था, ठीक है ना। तो बी सेंड कर रहा है यहाँ पे बात, वही बी सेंड कर रहा है बात कि लेटर में भेज लिख करके भेज रहा है, तो ए यहाँ पे मना कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट कि हम जिस मैनर से आपको बात किए थे उस मैनर से एक्सेप्ट नहीं हुआ, हम टेलीग्राम बोले थे आप लेटर भेज रहे हो, यही बात है। समझ में यही बात? दिस इज द थिंग। नाउ आगे देखो, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट के वजह से नहीं होगा। जैसे मानो, बट इफ ए फेल्स टू इन्फॉर्म द बी विद इन ए रीजनेबल टाइम, he will be deemed to have accepted the acceptance by the ordinary letter and it will result in the formation of a valid contract। अच्छा, तो look at here, यहाँ पे बात क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टेप आगे चला गया बात हो। तो ए और बी यहाँ पे थोड़ा देख लो आराम से। तो बी जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, बी जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जनरली ए कह रहा था कि तुम टेलीग्राम में लिखोगे, लेटर में नहीं, ठीक है ना। तुम टेलीग्राम में भेजोगे, लेटर में नहीं, लेकिन बी लेटर ही भेज देता है ए को, और ए बी को, अब ये उसके पास, ए के पास पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है ऑफर को। एक्सेप्टेंस जो आपके पास से आया वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, या तो आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ए विद इन रीजनेबल टाइम लिख करके देता है कि आई एम रिजेक्टिंग दिस ऑफर, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ए तो कभी बताया ही नहीं कि आप जो मोड में एक्सेप्ट किए हो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, कभी बताया ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। दैट मीन्स कि जब किसी का एक्सेप्टेंस आता है, फिर से आप कम्युनिकेशन भेजोगे कि हम एक्सेप्ट किए हैं, अगर वेरिएशन कुछ हुआ था तो, ठीक है ना, यही बात है। यहाँ पे फिर से आगे लिखा जा रहा है कि मानो ए और बी में ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था कि कैसे कौन सी मोड पे एक्सेप्ट होगा, टेलीग्राम लिखोगे, व्हाट्सअप करोगे, मेल करोगे, क्या तो फिर फोन करके बताओगे, कुछ नहीं हुआ था। सो कोई भी मोड जो कि रीजनेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस मोड में देने से हो जाएगा, यही बात। तो एक्सेप्टेंस मोस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये भी थोड़ा देखो, जो आपकी एक्सेप्टेंस है को वो कम्युनिकेट होना चाहिए, किसको ना, ऑफरर को। समझ में ये बात? तो यहाँ पे ऑफरर होता है, दिस इज द ऑफरर एंड दिस इज द एक्सेप्टर ना। आप एक्सेप्ट किए हो करके ये ऑफरर को आप भेजोगे, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? दिस इज द थिंग। सो डेफिनेशन में ये चीज लिखा होता है कि एक्सेप्टेंस दैट इट शुड बी सिग्निफाइड। डेफिनेशन में ये चीज लिखा होता है कि ये सिग्निफाइड होना चाहिए। इसका मतलब ही यही होता है, अदर वर्ड में ये मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगा जब ये कम्युनिकेटेड टू द
ऑफरर, ऑफरर के पास वापस जब ये कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे पहले ऑफर भेजता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, और करके एक्सेप्ट मन ही मन करने से नहीं होगा, आप ये भेजोगे। समझ आई बात? तो एक मेंटल एक्सेप्टेंस, आप मन ही मन एक्सेप्ट करते हो, हाँ चलो। अगर हमको बिल्डिंग बेचेगा 10 लाख में, बोला एकदम शांति, गृह शांति, आत्मा शांति, पृथ्वी शांति, हम मान लिए। नहीं होगा वैसे, अब मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया, वैसे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो अगर नॉट एविडेंस बाय द वर्ड और कंडक्ट, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। तो मेंटल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, मनी मन एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं है, आप लेटर लिखे हो लेकिन पॉकेट में भर दिए, वो नहीं है। समझ आई बात? तो हुआ ये कि ब्रॉगन एंड मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ब्रिटिश केस लॉ है, ठीक है ना, कि वो ब्रिटिश का ये लॉ है। तो मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड ब्रॉगन के केस में क्या हुआ था, देखो ना, ऑफर टू सप्लाई द कोल सप्लाई करने के लिए रेलवे कंपनी को बात हुआ था। अब जब मैनेजर हुआ, वो एक्सेप्टेंस लिखता है बट पुट इट इन द ड्रॉयर। मैनेजर एक्सेप्टेंस लिखता है कि हम आपको कॉल सप्लाई करेंगे, और ड्रॉयर में रख दिया। फिर तो बेचारा आगे भूल ही गया उसको भेजने के लिए। तो ये हुआ, ये इट वाज हेल्ड दैट, लॉ में लिखा जाता है, तो हुआ ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? बिकॉज द एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड। तो हम आपको कॉल सप्लाई करेंगे करके उस कंपनी को, रेलवे कंपनी को कभी कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। एक्सेप्टेंस तो लिख तो दिया लेकिन ड्रॉयर में भर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट कि आप बिल्कुल जा करके किसी के कानों में कहोगे कि हम एक्सेप्ट कर लिए, भाई सुन तो। नॉट लाइक दैट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? अगर एक बार आप पोस्ट कर दिए हो, ठीक है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है वो टेलीग्राम पोस्ट कर दिया है लीक करके, तो बाद में पता चलता है कि कोर्ट ऑफ लॉ पता करता है कि वो टेलीग्राम लीक करके भेज चुका था। तो अगर वो बाद में एक्सेप्टेंस आपकी लॉस्ट हो जाता है, या फिर खो जाता है ट्रांजिट में, या फिर डिले हो जाता है, या तो खो जाता है ट्रांजिट में, लॉस्ट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो आपकी कोई भी बिल्कुल यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होना है, बिकॉज यू आर द जेन्युइन पार्टी, यू हैव पोस्टेड द लेटर फॉर द एक्सेप्टेंस। लेटर ऑन मिला नहीं, खो गया, बात हो गया, लेट हो गया, दैट इज ए टेलीग्राम डिले, व्हाट कैन आई डू? अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट इज ए पोस्टल डिले, चिल ब्रो, हमको क्या पता है। समझ में आई बात? यही बात है। तो वो वहां पे वैलिड हो जाना है नाउ। लेकिन कोई भी ऑफरर जब ऑफर कर रहा है, कैन नॉट इम्पोज ए बर्डन, आप एक बर्डन इम्पोज नहीं कर सकते हो, रिफ्यूजल के लिए हो या रिजेक्शन के लिए हो। नहीं, हम किस तरह से आप इस ऑफर को भेज रहे हैं, आप रिजेक्ट करोगे ये भी नहीं कह सकते हो, आप एक्सेप्ट करोगे बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते हो। एक्सेप्टेंस के लिए तो सबको ही लिखता है, बट यू कैन नॉट बाउंड। रिजेक्शन के लिए भी आप बाउंड नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप एक जेन्युइन काम ही नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्योंकि कभी कभार टेंडर वगैरह होता है, तो वहां पे रिजेक्शन में भी फायदा होता है, तो वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो कि कौन सी मैनर पे आपकी एक्सेप्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? लेकिन आप जबरदस्ती किसी पे इंपोज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। एक एग्जांपल देते हैं कि ऑफरर कैन नॉट से, ऑफरर ये नहीं कह सकता है कि अगर हम कुछ नहीं सुनते हैं अगले से 7 दिनों के अंदर, तो हम सोचेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। समझ आई बात? तो ऑफर अगर कुछ भी हम ना सुने एक्सेप्टर से 7 डेज के अंदर, तो हम मानेंगे कि ये एक्सेप्ट हो चुका है, जो कि गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। समझ आई बात? दिस इज द थिंग। तो अब इसको एक बढ़िया एग्जांपल दे करके हम चलते हैं। किसके पास हुआ था ना, फेल्टहाउस एंड ब्रेंडले के पास हुआ था। ब्रेंडले एंड फेल्टहाउस में हुआ ये था, जो एफ मतलब फेल्टहाउस, ठीक है ना, वहां पे एक लेटर लिखते हैं, लेटर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स। तो 30 पाउंड में हम घोड़ा खरीदेंगे, उसको भांजा को वो लिखता है। तो आई हियर नो मोर अबाउट हिम, आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। अब वो कह रहा है कि अगर हम कुछ ना रिप्लाई मिला हमको, हम सोच लेंगे कि घोड़ा मेरा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? नंबर वन थिंग इज दैट। तो वो उसका जो मामा है, उसका नेफ्यू को कह रहा है कि बाबू जो भी बात है, कि हम आपकी घोड़ा खरीद रहे हैं 20 पाउंड में, अगर तुम कुछ भी नहीं रिप्लाई करते हो तो घोड़ा मेरा है। नहीं, यू कैन नॉट से लाइक दैट। वो वैलिड एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस आता भी तो ठीक है ना, आप बाद में जाकर के आपको दिक्कत हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नाउ क्या होगा कि निफ्यू कोई भी उसको रिप्लाई नहीं लिखता है। समझ में आई बात? कोई भी उसको रिप्लाई नहीं लिखता है, तो वो ऑक्शन करके बाद में घोड़ा बेच देता है। घोड़ा बेचने से फिर से ये मामा जो है फिर से केस करने लग जाते हैं कि हम तो बात किए थे, हमको 30 पाउंड में तुम घोड़ा बेचना था, हमको दीजिए। नहीं, आप कोई इम्पोज नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि अगला जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, और आपको कम्युनिकेशन भी कभी नहीं किया है। वो अगला किसी और को फिर घोड़ा बेच देता है, मानो ए को। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यही बात हुआ। तो यहाँ पे जहाँ पे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, इम्पोज नहीं कर सकते हो, टाइम रेस्ट्रिक्शन की वजह से ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया, ये भी बात नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इलीगल बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट अगर देखते जाएंगे हम, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन हु हैज द ऑथोरिटी टू एक्सेप्ट।
जिसके पास ऑथोरिटी है वो ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि बहुत सिंपल बात है, एक्स और वाई के बीच में बात हो रहा है, तो एक्स वाई को एक ऑफर दिया है, वाई हो सकता है एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वाई की जेड एक मैनेजर है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो वाई की मैनेजर कौन है? जेड। अब जेड के पास रिटिन पावर है, वाई लिख करके देता है कि जेड अगले इसमें बात करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो जेड एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि दो एक्सेप्टर जो रहे और उसकी ऑथोरिटी जो रहेगा, जो भी ऑथोरिटी रहेगा जिसको भी लिख करके दिया, तो वो एक्सेप्ट करने से चलेगा। समझ में आई बात? तो बट यू मस्ट हैव द ऑथोरिटी, द इंटरनेट पार्टी और द ऑथोरिटी, ऑथराइज पर्सन, दे मस्ट एक्सेप्ट द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, देखते हैं केस स्टडी। सबसे पहले एक्सेप्टेंस तब वैलिड होगा जब हिमसेल्फ, द पार्टी हिमसेल्फ और बाय द पर्सन टू व्हिच ऑथोरिटी हैज गिवन, वो एक्सेप्ट करेंगे तब जा करके होगा। ठीक है ना, यही बात है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होता है बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, तो वो कभी भी यहाँ पे नहीं होना है। तो पोस्ट यहाँ पे हेडमास्टर की जो एग्जाम्पल है बढ़िया चलता है यहाँ पे, कहाँ पे ना, इन द केस ऑफ पावल एंड वर्सेस ली। ठीक है ना, तो केस ऑफ पावल एंड ली क्या चीज हुआ, एक बार देखो मुकदमा चला, बहुत बढ़िया चीज हम बता रहे हैं। तो ये एक बढ़िया स्कूल था, बढ़िया स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी था, तो इस मैनेजमेंट कमेटी को लगा कि अब बूढ़ा हेडमास्टर को पोस्टिंग किया जाए। बूढ़ा नहीं था बेचारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हेडमास्टर बाबू होते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट निकला तो कोई एक सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, लेकिन स्कूल उस पे कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया था। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैनेजमेंट कमेटी किसी को, ये देखो, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, समझ में ये बात, दिस इज द थिंग, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बात अभी ये होगा कि पी, ये जो उनका नाम है पावल, ठीक है ना, पावल को पी, तो पी को कम्युनिकेशन कभी भेजा नहीं गया कि तुम सिलेक्ट हुए करके तुम जा करके ज्वाइन करोगे। बस मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड किया, एक जन को सिलेक्ट किया, बस उतना भी है। लेकिन स्कूल में कोई एक जो मीटिंग में अटेंड किया था, कोई एक पार्टी है, कोई पर्सन है, जो कि इसको पर्सनली कैपेसिटी में, कोई स्कूल की कैपेसिटी नहीं, कोई ऑथराइज कैपेसिटी नहीं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में पॉल को फोन करके कहते हैं, अरे बाबू तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हेडमास्टर जी आकर के हमारे स्कूल में गद्दा में बैठ जाओ, भगाओ यार इन सबको, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो वो आकर के पॉल फिर बात करता है। अब स्कूल कमेटी क्या हुआ ना, बाद में जाकर के किसी मानो जेड को अपॉइंट कर दिया उसमें हेडमास्टर में। तो पी कोर्ट के द्वार में पहुंच गई, कहते हैं कि पावल जो है वो कह रहे हैं नहीं हम तो सिलेक्ट हुए थे वगैरह, बट वो अनऑथराइज पर्सन से सुना है, दैट इज ए मेयर सिलेक्शन, क्योंकि एक्सेप्टेंस कभी कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं पावल को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहीं पे थप्पा लगेगा। सर ऐसा भी टेंशन है? बिल्कुल टेंशन है। अगर तुम कोई नौकरी पे अगर एक्सेप्ट आपकी, सॉरी आपकी सिलेक्शन हो भी जाता है, जब तक वो कंपनी वाला आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं या फिर ऑफिशियल मेल नहीं भेजते हैं, तब तक आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। समझ आई बात? इसी थी, वैसे भी उसके बाद भी क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें लेटर में लिखा ही हुआ होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जिंदगी जान है, समझ रहे हो कि नहीं? यही बात। तो बात वही है कि बाद में जाकर के ये हेडमास्टर जो थे भाई, वो कह रहे कि वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी, कोई ऑथराइज पर्सन उसको नहीं बताया था कि तुम सिलेक्शन हुए हो, अपॉइंटमेंट हो गए करके, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और जिसको भी चाहे रखेंगे। तब ये पर्सनल कैपेसिटी में जो उनको फोन किया था वो अनऑथराइज पर्सन है, तो ऑथराइज पर्सन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है ना, ये बात हुआ। नंबर 5 में देखते हैं हम क्या ना, एक्सेप्टेंस मस्ट मेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अरे बाप रे, विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उसको विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में, जितना आपको रीजनेबल टाइम दिया गया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड और विद इन ए रीजनेबल टाइम, जो रीजनेबल टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट के होना चाहिए उसके पहले आप एक्सेप्ट कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा उसके बाद। ठीक है ना, तो समटाइम क्या हो सकता है ना, ऑफर क्या होगा, जब ऑफर कर रहा है वो टाइम पीरियड को फ्रेम कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसी टाइम के अंदर में उसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। तो इस हालातों में क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए एक प्रेस्क्राइब टाइम में। समझ में ये बात? अगर ये प्रेस्क्राइब टाइम में एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना, या तो कोई रीजनेबल टाइम दिए जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर वो रीजनेबल टाइम या तो प्रेस्क्राइब टाइम उसमें एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑफरर जो है वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। आप देखेंगे सो रीजनेबल टाइम क्या होता है, एक रीजनेबल टाइम के अंदर भी अगर एक्सेप्ट करोगे तब भी होगा। तो रीजनेबल टाइम डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यही बात है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि जब ऑफर किया जा रहा है कि शेयर बाई करो, ठीक है ना, एक कंपनी ऑफर करता है कि प्रोस्पेक्टस निकलता है कि शेयर खरीदो करके, ठीक है ना, जून में ऑफर। जनरली ये विंडो कितना दिन तक खुला रहता है? 30 दिन तक खुला रहता है विंडो, ठीक है ना। बट जो एक्सेप्टेंस कंफर्म हुआ नवंबर में जाकर के,
किसी का। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हुआ ये है कि जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम के बाहर हुआ था, लैप्स हो चुका था, तो उनको शेयर नहीं दिया जाएंगे। तो ये रामलगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस ये क्या लिखा मोंटेफिरे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इनके बीच में हुआ था। नाम भी तो बहुत खराब है, ठीक है ना, रामागढ़ विक्टोरिया होटल को वर्सेस मोंटेफिरे, बॉम्ब गिरेगा साला जैसा लग रहा है। तो ये दोनों के बीच में बात क्या हुआ था ना, जून में कुछ बात हुआ था, फिर दिसंबर में जाकर के एक्सेप्ट होता है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल टाइम ही नहीं हुआ ना। लोग के हिसाब से कभी इतना मतलब टाइम तो होता ही नहीं कि आप आपकी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से उतना टाइम नहीं दिया होगा। 30 डेज की विंडो था, बाद में जाकर के आओगे तो कैसे होगा। अरे भाई अब जाए हो शादी में खाना खाने के लिए, समझ में आई बात, खाना वाना खा के सब दारू वारू पी के खाना खा के सब चले गए, समझ में आई बात, बाद में अगर जब पत्ता चाटोगे जाकर के, खाना तो लाप्स हो गया है। लाइक दिस रीजनेबल टाइम वापस आप बिल्कुल कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। अब छठवां पॉइंट में क्या कहता है, एक्सेप्टेंस मोस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और विथड्रॉन। हाँ ये भी हो सकता है, ऑफर लैप्स हो जाएगा उसके बाद अब खरीदे नहीं हो। एक तो बात मेरा सुनो कि वो कह रहा है कि लॉटरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लॉटरी की टिकट, थोड़ा ध्यान से सुनो, लॉटरी की टिकट 10 तारीख से 16 तारीख तक बेचे जाएंगे। आप क्या हुआ 17 तारीख कहीं से एक तो टिकट खरीद लिए, मानो बाई चांस गलती से आप खरीद लिए हो, तो भी आपको लॉटरी नहीं मिलने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो प्राइज मिलता है वापस, इसमें से जो प्राइज मिलता है वहां पे भी कंडीशन होता है, होशियार, नहीं तो भाई टेंशन में आ जाओगे। 25 से 30 तारीख के अंदर है जिसको भी क्लेम करना है, समझ आई बात, वो क्लेम कर सकता है। अगर आप 30 तारीख के बाद आते हो तब भी नहीं क्लेम कर सकते हो, यहीं पे तो मार खाते हैं सब कोई। दैट मीन्स वन ऑफर लैप्सेस और विड्रॉन, विड्रॉन हो जाएगा, हम जो ऑफर किए थे वापस ले लेते हैं, तो आप उसके बाद एक्सेप्ट करने से भी आप क्लेम नहीं कर सकते। सो एक्सेप्टेंस जो है दैट मीन्स की मस्ट बी गिवन वाइल ऑफर इन द फोर्स, दैट मीन्स कि जब ऑफर एक्टिवेट है, ऑफर इज इन द फोर्स, ऑफर एक्टिवेट है, ऑफर एक बार अगर लैप्स हो जाता है या फिर विड्रॉ हो जाता है उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकता, वो वैलिड एक्सेप्टेंस ही माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ऑफर इन फोर्स का मतलब जब एक्टिव पीरियड है, उस ऑफर की जब एक्टिव पीरियड है उसमें आप एक्सेप्ट करोगे। एग्जांपल दे रहे हैं, ए ऑफर कर रहा है चिट्ठी लिख करके कि हम अपना गाड़ी बेच दे रहे हैं 40,000 में, ठीक है ना बेटा। फिर ए विड्रॉ हिज ऑफर बाय टेलीग्राम, अगेन ए बी को ऑफर चिट्ठी देता है कि 40,000 का हम कार को बेच दे रहे हैं, फिर से वापस एक टेलीग्राम लिखता है कि हम अपना ऑफर विड्रॉ कर रहे हैं, और ये बी एक्सेप्ट सॉरी बी रिसीव कर चुका है। नाउ बी ये रिसीव करके कि हम ऑफर भी किए थे उसके पर विड्रॉ कर रहे हैं, हम अपना ऑफर वापस ले रहे हैं, हम अपना जवान वापस ले रहे हैं, समझ आई बात। तो उसके बाद बी लिखता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ए, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। लाप्स ऑफ ऑफर के लिए हम बाद में जाकर के यूनिट में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए लाप्स ऑफ ऑफर के लिए अब ज्यादा बात नहीं करते, सिंपल लाप्स ऑफ ऑफर का हम एग्जांपल दे दिए, वो शेयर वाला हो गया और ये लॉटरी वाला हो गया, ठीक है ना, यही बात है। तो आप बिफोर विड्रॉ भी कर सकते हो, दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो विड्रॉ आप कर लिए तो वापस ले लेते हो अपना ऑफर, या तो फिर लाप्स ऑफ ऑफर हो जाता है उसके बाद एक्सेप्टेंस का एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वीडियो आता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेशन करोगे प्रॉपर्ली। नाउ एट व्हिच पॉइंट दैट वुड बी सेड एज द कि वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन हो गया उसके ऊपर बात करेंगे। और उसमें क्या दिया हुआ नेक्स्ट वीक एक बार देख लो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के हम रिवोक कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर में बात हो गया, ठीक है ना। ये दो चीजें हम फिर देख रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये देख रहे हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, होप यू अंडरस्टैंड माय कांसेप्चुअल क्लास की एक्सेप्टेंस जो है वो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आधार करता है, और एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ऑफर एंड व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर आप ऑलरेडी देख चुके हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नहीं देखो तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच, अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम बात करते हैं, समझ में आई बात। सो हियर लाइक दिस आई यूज्ड टू टीच द conceptual commerce classes, understand the points. If you wish to join, if you wish to get all the links of the commerce classes, then below link in the description टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां की सारे के सारे आपको कोर्सेस एंड क्लासेस की डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सब ये ऑलरेडी ज्वाइंट, अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी सब आपकी मर्जी है। समझ में आई बात, क्लास वगैरह अच्छा लगा तो ठीक है, बाकी को शेयर कर दो, बाकी दोस्त भी आपको पढ़ना चाहिए, और बाकी आपको पता है ही जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस वही बात है। नेक्स्ट वीक धन्यवाद, फिर हम आगे जाकर के मिलते हैं, अंडरस्टैंड, ओके।